को ऑर्गेनाइज करने वाली जुझारू टीम, जिसका मैं मुबारकबाद के साथ शुक्रिया भी अदा करूंगा कि उन्होंने वार्ड 103 में हमारी मजलिस का ऑफिस खोलकर मजलिस की शमा जलाई है। मैं उन तमाम जियालों, उन बहादुर सिपाहियों का नामे नामी लेकर उनका शुक्रिया अदा करूंगा। यहाँ के सदर सलाउद्दीन साहब, नायब सदर डॉक्टर नदीम साहब, जनरल सेक्रेटरी अलाउद्दीन साहब, वार्ड इंचार्ज चौधरी शावेद साहब, जॉइंट सेक्रेटरी मुजाहिद साहब, SC/ST सेल के प्रेसिडेंट सचिन साहब, लीगल सेल के जिम्मेदार अनीसुद्दीन एडवोकेट साहब, मुस्तफ़ा हुसैन साहब, शेख उस्मान साहब और जनाब इजहार साहब। उसके साथ ही मेरे प्रदेश की मौजूद लीडरशिप, संगठन सचिव अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी साहब, SDM इंचार्ज और दिल्ली प्रदेश के सचिव सैयद अनवर इकबाल नकवी साहब, प्रदेश सचिव राजकुमार ढिलोर साहब, साबिका लीगल सेल के चेयरमैन एडवोकेट रुखसार साहब, सोशल एंड कल्चरल विंग के कन्वीनर कासिम उस्मानी साहब, IT सेल के हेड मारूफ खान साहब, वार्ड 102 के आवेदन प्रत्याशी खान साहब, यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष बदरुद्दीन साहब और मेरे मदनपुर एक्सटेंशन के गयूर अवाम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, हिंदुस्तानी जमहूरी निज़ाम में जो सबसे खूबसूरती है वो ये है कि यहाँ का जो निज़ाम है वो एक संविधान से चलता है, और वो संविधान जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा और जिस संविधान के तहत हर गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, मजलूम तबके को इस बात का हक दिया गया कि आप अपनी लोकतांत्रिक तरीके से इस देश को चलाने की सत्ता में, सरकार में अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी खुद सुनिश्चित करें। यानी हर वो तबका, हर वो इंसान, उसको संविधान ने हक दिया कि वो कोशिश करे और अपने हिस्से की, अपने इलाके की, अपनी कम्युनिटी की रहनुमाई करे और उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनका हल पेश करे। जहाँ तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का सवाल है, इसका सफर सन 1957 से हैदराबाद से शुरू होकर और आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में फैल गया है। लेकिन अगर मैं हैदराबाद की ही बात करूं तो वो हैदराबाद शहर है जिसकी बहुत सारी सिमिलरिटीज दिल्ली से है। वहाँ पे भी न्यू हैदराबाद है, पुराना हैदराबाद है, सिलम हैदराबाद है। जैसा ये मदरपुर खादर जैसी कॉलोनी है, ऐसी हैदराबाद में भी है। तो ऐसे हैदराबाद की खिदमत पिछले 63 साल से ये मजलिस करती चली आ रही है। और इस मजलिस ने सबसे पहला हैदराबाद का मेयर दलित दिया। सबसे पहला सन 84 में जो हैदराबाद का मजलिस का मेयर बना वो दलित बना। उसके बाद आप देखेंगे कि हैदराबाद से निकल के जब पार्टी सबसे पहले महाराष्ट्र में गई तो महाराष्ट्र में सबसे पहले उसने जो अपना जो इश्तराक किया या यूं कहिए मोर्चा बनाया, साझा मोर्चा बनाया, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर साहब से बनाया। और उन्हीं की मदद और तवस्सुस से, उन्हीं की बदौलत वहां पे उन्होंने 2 पहले विधायक दिए, फिर बाद में 2 और विधायक दिए। वहीं से फिर एक सांसद चुना गया। उसके बाद वो सीधे चले गए बिहार में भी हमारी जितनी पिछड़ी, बहुजन और दलित समाज था, उनके सपोर्ट से एक पूरा मोर्चा बना और उस मोर्चे ने भी एक बड़ी कामयाबी हासिल की और बिहार में हमारे 5 MLA चुनकर आए। उसके बाद वो ये मजलिस उत्तर प्रदेश आ जाती है। उत्तर प्रदेश के हालात से आप वाकिफ हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो इस वक्त मोर्चा बना है वो हिंदुस्तान का बहुत ही मशहूर दलित नेता, बहुत ही मशहूर दलित संगठन वामन बेशराम साहब, आप उनसे खूब अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। और बाबू सिंह कुशवाहा साहब जो पिछड़ों के और कश्यप के और मौर्यों के बड़े नेता हैं, उनके साथ परिवर्तन भागीदार मोर्चा बनाया। और इस वक्त वो पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में गली गली कूचे कूचे घूम रहे हैं। और उनकी भी यही पुकार है कि मजलूम लोगों, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों,
एक हो जाओ। और ये जो चंद ताकतें, मनुवादी ताकतें हैं जो आपका वोट तो लेती है लेकिन आपका शोषण करती है, और जब मलाई का नंबर आता है तो ये आपस में बंदर बांट कर लेती है। अब मैं यही बात करते करते दिल्ली आ जाता हूँ, और दिल्ली का हाल देखिए कि मुझे 9 महीने पहले जिम्मेदारी मिलती है कि मैं यहाँ का सदर मुंतखब होता हूँ, यहाँ का अध्यक्ष बनाया जाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो काम किया, जो दिल्ली को मैंने जो समझने की कोशिश की, तो मैंने ये पाया कि अगर दिल्ली में कोई सबसे ज्यादा 2 वर्गों का शोषण हुआ, और जो सबसे पहले कांग्रेस ने किया, उसके बाद बीजेपी ने किया, और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन अगर एमसीडी चुनाव की बात करूं तो पिछले 3 बार से बीजेपी काम कर रही है। तो ये तीनों पार्टियों के बारे में मैं बता दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने भी चुना, अगर अपना मुख्यमंत्री चुनना था तो उन्होंने भी मल्होत्रा को चुना, सुषमा स्वराज को चुना, या साहब सिंह वर्मा को चुना। ऐसी तरीके से कांग्रेस को जब मुख्यमंत्री चुनने का नंबर आया तो उसने भी शीला दीक्षित को चुना। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी को भी जब अपना मुख्यमंत्री चुनने का नंबर आया तो उसने अरविंद केजरीवाल को चुना, उप मुख्यमंत्री उसने डिप्टी मनीष सिसोदिया को चुना। आप लोग मुझे बताइए ये तीनों पार्टियों के किस वर्ग के लोग हैं? आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि तीनों पार्टियों के पास एक ही व्यवस्था है, वो है मनुवादी व्यवस्था। इन तीनों पार्टियों के पास एक ही फार्मूला है कि ये जो दबा कुचला वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, इसका सिर्फ वोट लो और इसे दबा के रखो, इसको पढ़ने लिखने मत दो, इसे रोजगार के मौके मत दो, वरना तो ये सरकार की बातें करेगा, ये सत्ता की बातें करेगा, ये कहेगा हमें भी ताकत चाहिए, ये दरोगा बनेगा, ये इलाके को मैनेज करेगा, ये सरकारें चलाएगा। इसलिए तीनों पार्टियां इस मामले में एक है। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, खास तौर से मेरी बहनों, आपसे मेरी दरखास्त है कि मजलिस जो है उसका एक ही नारा है कि आओ और दबे कुचले शोषित वर्ग एक हो जाओ। जाहिर बात है कि दिल्ली में ये 2 वर्ग हैं, एक मुसलमान और दूसरा दलित। मेरे भाइयों, अगर तुम 2 वर्ग एक हो गए तो अब सत्ता की चाबी आपके पास होगी, आपका मुख्यमंत्री होगा, आपका मेयर होगा, आप एमपी होंगे, आपका ऐवानों में नुमाइंदगी होगी। और आज आपके इलाके जो भीख और खैरात के भरोसे रहते हैं, यानी वो मुख्यमंत्री बनते तो हमारे वोट से हैं, लेकिन वहां पे हमारे इलाके में अगर एक छोटा सा भी काम करते हैं तो वो इतना बड़ा एहसान दिखाते हैं, बाकायदा अखबार में छपवाते हैं कि देखो हमने दलित इलाके में एक स्कूल खोल दिया। अरे कोई एहसान कर दिया? तुम्हारे बाप का पैसा है क्या? ये हम सब का पैसा है। जब वोट हमारा ज्यादा है, हमारी संख्या हमारी चाहिए, तो हमारे इलाकों में ही डेवलपमेंट ज्यादा होना चाहिए। मैं चूंकि ओखला में रहता हूं, और ओखला आपकी विधानसभा का एरिया है, आप चले जाइए मुस्लिम इलाकों में, घनी आबादी है, छोटी पतली पतली गलियां हैं, एक दूसरे के ऊपर मकान बने हुए हैं, बेतहाशा वहां पे गंदगी है, कोई सुविधा नाम की चीज नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग, वो ये पार्टियां मुसलमानों को बेवकूफ बनाए हुए हैं, इसी तरीके से दलितों को बेवकूफ बनाए हुए हैं। दलितों को कोई सत्ता के नाम पे कुछ नहीं है, न कोई मुख्यमंत्री है, न कोई उप मुख्यमंत्री है, न कोई मंत्रालय है। एक नाम का एक मंत्रालय लंगड़ा सा मुस्लिम को दे रखा है, एक लंगड़ा सा मंत्रालय किसी एक दलित को दे रखा है। तो ये केजरीवाल भी आरएसएस और बीजेपी की ही एक टीम है, या यूं कहिए जिस तरह से मार्केट में कहा जाता है ये छोटा रिचार्ज है। या मैं तो ये कहता हूं कि आम आदमी पार्टी आरएसएस उसकी जननी है, वो एक अलग बात है कि आम आदमी पार्टी ने अलग से दावा ठोक दिया तो वो एक तरह से नाजायज औलाद हो गई आरएसएस। वरना तो सही बात तो ये है आरएसएस का हिस्सा है। अब आपको और हमें ये समझने की जरूरत है, कि सोचने की जरूरत है कि मजलिस जो आई है दिल्ली में इतने कम टाइम में, इसने अपने पूरे दिल्ली में अपना जाल बिछा दिया। और इस वक्त भी आप देख रहे होंगे ये सारे जो जियाले जिन्होंने आज ऑफिस खोला है, अपनी तरफ से खोला है, अपने पैसे से खोला है, खुद चल के ये लोग मेरे ऑफिस आए और इन्होंने कहा कि हम मजलिस के चाहने वाले हैं, हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनते हैं, और किस तरीके से पार्लियामेंट में वो गरीबों की और मजलूमों की, खासतौर से दलितों की और मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। हमें वो अच्छा लगता है, हम भी चाहते हैं कि हमारी भी कंधे से कंधा मिला के हमारी ताकत बन जाए। तो दोस्तों, बुजुर्गों, इस बात के लिए मैं इनका एहसान मानूं। बाकी जगह तो हो सकता है कि हमारे कारिंदे गए हो, लेकिन ये पहली जगह है कि यहाँ के लोग खुद हमारे पास चल के आए और इन्होंने कहा कि हमारा इलाका मजलिस की तरफ उठाए देख रहा है, आप आइए और हमारा हाथ थामिए। मैं भी आप लोगों से ये वादा करके जा रहा हूँ कि मजलिस जैसी भी है, जिस हाल में भी है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है। और इसके साथ एक मिसाल और बता दूं कि जब हमारे राजकुमार ढिल्लोर साहब
जो दिल्ली के जितने अस्पताल हैं, 51 सरकारी अस्पताल हैं, उनके ग्रुप सी और डी के जो कर्मचारियों की जो यूनियन है, 31 साल तक उसके ये प्रधान रहे। जिस दिन ये रिटायर हुए उस दिन इन्होंने मुझसे कहा कि साहब मैं ओवैसी साहब से मुतासिर हूँ, मैं रिटायरमेंट के बाद अगर पहली कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा तो आपकी पार्टी ज्वाइन करूंगा। इन्होंने रिटायरमेंट के बाद हमारी पार्टी ज्वाइन की। और कमाल की बात यह है कि ये त्रिलोकपुरी में रहते हैं। त्रिलोकपुरी भी इसी तरीके की बस्ती है जैसी ये मदनपुर खादर बस्ती है, वहां पे भी मुस्लिम और दलित ही रहते हैं। क्योंकि अफसोस तो ये है, बदनसीबी तो ये है कि हमारी गरीब कॉलोनियां हैं, नालों के किनारे हम ही मुस्लिम और दलित पाए जाते हैं, गरीब हम ही है, शोषित हम ही है। कहीं भी अभी दिल्ली में चले जाइए, जहां चमकती हुई कोठियां नजर आए तो समझ जाना ये मनोवादियों का इलाका है, ये मालदार लोगों का इलाका है। जहां पे आप झुग्गियां देखो, जहां टूटे मकान देखो, जहां पे आप नालों में खुली गंदगी बहती देखो तो समझ जाना ये मुस्लिम और दलितों की बस्तियां हैं। तो ऐसी बस्तियों में हमारे राजकुमार ढिलोट साहब काम कर रहे हैं। जितनी रात दिन मेहनत करके इन्होंने जो त्रिलोकपुरी में काम किया, कोंडली में काम किया, कमाल का काम किया। पहली मर्तबा सभा करने गया तो जितने आज आप लोग हो, इससे आधे भी लोग नहीं थे वहां, और वहां माइक भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने इस शख्स का जज्बा देखा कि मैं इस पे लगा रहा, मैं इनके साथ लगा रहा। और जब मुझे उसके बाद जब दूसरी और तीसरी सभा कराई तो मेरे भाइयों दोस्तों वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। इतनी मेहनत इन्होंने की और इन दलितों में इन्होंने वो हौसला जगाया। इन्होंने ये कहा कि जो हमारी पार्टी का पैगाम है, हमारी पार्टी का पैगाम ये है, और खासतौर से मुसलमानों से मुखातिब होकर पैगाम ये है कि मुसलमानों, अगर तुम अपनी बका चाहते हो, तुम अपनी सियासी कुव्वत चाहते हो, सियासी वकार चाहते हो, तो अपनी हैसियत पहचानो, अपने आप को सियासी तौर पर मुत्तहद कर लो। और मुत्तहद करने के लिए आपकी तरह एक और तबका, जो दलित तबका है, जो परेशान है, जो मजलूम है, उसे अपने सीने से लगा लो, अपने हिस्से की रोटी उसको दे दो, अपने से ज्यादा उसका ख्याल रखो। तो आप यकीन मानो कि दलित और मुस्लिम मिलकर आप एक सियासी कुव्वत बन जाओगे और आज ही करना होगा। तो यही चंद अल्फाज जब हमने वहां बोले तो वहां के लोगों में इंकलाब आ गया। और मैं समझता हूं यहाँ पे भी वो इंकलाब आएगा। यहाँ पे भी आपको अपनी हकीकत, अपनी हैसियत, अपनी ताकत पहचाननी होगी। मैं मुसलमानों से इसलिए ज्यादा अदबन दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना हिस्सा 100 में से 49 करना होगा और 51 अपने दलित भाइयों को देना होगा। यही सियासत का उसूल है, यही तरीका है। क्योंकि दलित भाई जब आपका असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मानने को तैयार है तो तुम्हें भी अपने हिस्से का ज्यादा हिस्सा उनको देना होगा। इसी फार्मूले में इंशाअल्लाह हम आने वाले टाइम पे चुनाव लड़ेंगे। यही हमारा फार्मूला काम करेगा। हाँ, जहां पे भी साइजेबल पॉपुलेशन होगी मुस्लिम और दलित की, मजलिस वहां से अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जहां कम भी दलित हैं वहां हमारा कैंडिडेट दलित हो। हम चाहेंगे कि दलित हमारी रहनुमाई करे। अरे हमें जब भी मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले हम दलित बनाएंगे। हमें मेयर बनाने की जरूरत पड़ेगी, मेयर बनाने का जब भी मौका मिलेगा तो हम सबसे पहले दलित भाई का नाम प्रपोज करेंगे। हमें मालूम है कि इनकी दुखती रह गई मनोवादियों की, ये कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी को हजम नहीं होगी बात, लेकिन हजम हो या ना हो हम अपनी बात कह कर रहेंगे और इंशाअल्लाह मनवा कर रहेंगे। तो दोस्तों बुजुर्गों, आज की बात चूंकि पहली मर्तबा है, मैं बहुत ज्यादा लंबा भाषण नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथी उगता जाए, मगर मैं आखिर में यही पैगाम देकर जा रहा हूँ कि आप दोनों तबकों को जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया, मुसलमानों को तो बहुत सारी बातें हैं गिनाने के लिए, किस तरीके से उनको कोरोना अभी को भी मुसलमान कर दिया गया, किस तरीके से उनके खिलाफ जो ज्यादती हुई, दंगे हुए, उसमें आम आदमी पार्टी उनको पूछने तक नहीं आई, उनका हाल तक पूछने नहीं आई। लेकिन मैं अब बात करता हूं दलित भाइयों की। मैं अगर दलित भाइयों के बारे में 2 बातें बताना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले इन्होंने आपका निशान चुरा लिया। आपका जो अजीज निशान, जिस मेहनत करके आप अपनी रोजी रोटी कमाते हो, इनकी चालाकी तो देखिए। जिस तरीके से गांधी जी ने आपको नाम दिया था हरिजन, और हरिजन के बाद जो उन पर इल्जाम लगे और जिस पर बैन लगा, इसी तरीके से इन हजरत ने काम किया कि झाड़ू आपका निशान चुरा लिया। उसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान आपको पहुंचाया कि जो दिल्ली में सफाई कर्मचारी है, जिसे कांग्रेस ने अच्छी खासी सरकारी नौकरी को ठेकेदारी व्यवस्था में बदल दिया था, यानी वो जो आदमी जिसको तनख्वाह 40 से 50,000 या 60,000 मिलनी थी, उसको कांग्रेस ने ठेकेदारी व्यवस्था बदल करके उनको 4,000 और 6,000 और 8,000 की ठेकेदार के थ्रू नौकरी में तब्दील कर दिया था। उसी व्यवस्था को और आगे बढ़ा दिया केजरीवाल ने, और इनको बढ़ा करके जितनी नौकरियां थी भी उनको भी नौकरियों को भर
ना भरने का काम किया और उस ठेकेदारी की व्यवस्था को बढ़ाते बढ़ाते आज वो मजदूर, वो सफाई कर्मचारी जिसको सरकारी अगर नौकरी मिलती है तो उसे कम से कम 60,000 रुपए या 50,000 रुपए तनख्वाह मिलनी चाहिए, आज वो ठेकेदार सिर्फ उसकी तनख्वाह 5,000 या 7,000 या 8,000। तो इस तरीके से आपकी जो रिप्रेजेंटेशन हर शोबे में होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए, आरक्षण नीति के हिसाब से सारी वैकेंसी फिल होनी चाहिए, या जहां आरक्षण ना हुए वहां पे नई नई वैकेंसी निकाली जानी चाहिए। लेकिन ये चूंकि बनिया बुद्धि है, बहुत मनवादी बुद्धि है, बहुत तेज बुद्धि है, इसने सिर्फ एक पासा फेंका कि मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा, सिर्फ इसी पासे में हम लोग आ गए, इसी झांसे में हम आ गए। अरे ये अपने चेहरे को चमकाने के लिए 1200 करोड़ रुपए का इसका बजट है। सिर्फ जो इसका अखबार में फोटो लगता है अरविंद केजरीवाल का, जो एडवर्टाइजमेंट छपते हैं उसमें ये 1200 करोड़ रुपए का बजट है। लेकिन बिजली का जो सब्सिडी है सिर्फ 600 करोड़ की है। इसी तरीके से जो सबसे ज्यादा जालिमाना काम किया वो किया इन्होंने शराब के ताल्लुक। अरे वो शराब जिसको बेचने में सिर्फ 600 ठेके थे, अब बढ़ा के उनको 900 ठेके कर दिए गए। जिस नौजवान को पीने का जो उम्र थी वो 25 साल थी, उसको घटा के इसने 21 साल कर दी। जिस शराब को बेचने का टाइम महदूद था उसको बढ़ाकर और 16 से 18 घंटे कर दिया। जिस शराब को बिकने का जो ऑनलाइन नहीं आती थी, जिसको जाने के लिए कम से कम कुछ तो शर्म आती थी, उसको भी उन्होंने शर्म को खत्म कर दिया। लेकिन आप मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये शराब क्यों बढ़ाई गई। शराब का सबसे ज्यादा नुकसान गरीब आदमी को होता है। जब गरीब आदमी अपने बच्चों की हिस्से की कमाई की जब शराब खरीद के लाता है तो जाहिर बात है अपने बच्चों पर जुल्म करता है, और जब शराब के नशे में आ जाता है तो कभी कभी ऐसा भी हमने देखने में आया कि अपने बीवी बच्चों को पीटता है, अपने बीवी बच्चों को मारता है। उसके बाद उसके चूंकि ज्यादा शराब पीने से उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं, उसकी सेहत खराब हो जाती है, वो वक्त से पहले मर जाता है और अपने बच्चों को यतीम कर जाता है। वो बच्चे दर दर भटकते हैं। तो आप मुझे बताइए, आपने कभी सुना है कि सरकार शराब को प्रमोट करती है? अरे आपने ये तो सुना होगा कि सरकार नशा मुक्ति केंद्र बनाती है, आपने ये तो सुना होगा कि सरकार नशाबंदी करती है, आपने ये तो सुना होगा कि लोग नशे की बुराइयां गिनाते हैं, आपने कभी ये सुना है कि नशे को बढ़ावा दिया जाता है? लेकिन ये वही मनोवादी वो व्यापारी सरकार, वही बनिया की सरकार जो चाहती है कि हर तरह से पैसा आए, चाहे गरीब मर जाए। आप मुझे बताइए, मालदार आदमी तो पीता भी है तो अच्छी क्वालिटी की पीता है और लिमिटेड पीता है, और उसे अपने अच्छे बड़े आदमी चीज का एहसास होता है। लेकिन हमारे जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे मजदूर हैं, जो बेचारे छोटे छोटे काम करते हैं, उन्हें तो एहसास ही नहीं है और वो अंधाधुंध शराब पी जाते हैं। उसके बाद अपने बच्चों पे, अपनी बीवियों पे, अपनी बहनों पे जुल्म करते हैं, और ये सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। तो क्या ये सरकार गरीबों की हमदर्द हो सकती है? मेरे ख्याल से सिर्फ ये अकेला शराब का बढ़ावा देने का काम केजरीवाल का इस बात के लिए काफी है कि इसको गरीब विरोधी सिद्ध किया जाए। तो मैं वही बात आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। मेरा सिर्फ इतना सा मकसद था कि मैं ये बताऊं कि सिर्फ ये 200 यूनिट बिजली या और टीडीसी या थोड़ी बहुत जो उन्होंने लॉलीपॉप दिए हैं, जरूर ये हमारा हक है, उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया है, उन्होंने हमें दिया है, तो उन्होंने अपने बाप का नहीं दिया, अपने जेब का पैसा नहीं दिया। हाँ, हमारे जेब का पैसा उन्होंने अपना चेहरा चमकाने पे जो 1200 करोड़ रुपए खर्च किया है, वो खर्च किया है, उसका वो जवाब दे। आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसने अपने चेहरे चमकाने पे गरीब आदमियों की जो आमदनी खर्च करी हो। पहली सरकार है, और उससे ऊपर बीजेपी सरकार है। नरेंद्र मोदी तो हो सकता है प्रधानमंत्री बनकर 12,000 करोड़ रुपए अपने चेहरे को चमकाने पे खर्च करते हो, लेकिन ये आदमी छोटी सी दिल्ली है, लेकिन उस पर भी लगातार विज्ञापन। आप हर बस स्टेप पे चले जाइए, आप मेट्रो पे चले जाइए, किसी खंबे पे चले जाइए, किसी भी बहाने से केजरीवाल साहब का फोटो लगा मिल जाएगा। अरे मोहल्ला क्लिनिक बनेगी तो मोहल्ला क्लिनिक में छोटी सी दवाई होगी, छोटा सा डॉक्टर होगा, लेकिन इतना बड़ा केजरीवाल बैठा होगा। अरे भाई, ये क्या मतलब है? ये सब जो व्यवस्था है, जो सरकारी व्यवस्था है, ये पब्लिक की है, ये पब्लिक के लिए है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि दलितों और मुसलमानों उठ खड़े हो और अपने हिस्सा मांगो, अपनी भागीदारी मांगो। आप यकीन करो, ये जो आज जो मदनपुर घाघर विस्तार एक्सटेंशन का जो हाल है, इससे बेहतर होगा। आप अपने इलाके की खुद खिदमत करोगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ, और मैं अपने सब साथियों का और खास तौर से अपनी यहाँ की जो गयूर आवाम है, जो इज्जतदार मेरी माए बहनें मुझे सुन रही है, एक मोहतरमा मेरी माँ के बराबर है, वो सुन रही है और बहुत गौर से सुनी उन्होंने शराब की बात। मैं समझता हूँ कि आपके दिल पे उतरी होगी, और अगर इसके अलावा मैंने कोई बात ज्यादा की हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।